जय हिंद। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा होगा, ये प्रश्न जो है बीपीएससी 3.0 6 to 8 वाले में आया था। तो आपको पता है कि इस चैनल पे एक थीम चल रही है 1.0, 2.0 और 3.0 के जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को लिया जाता है, देखा जाता है कि वो प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया है, तो साथ में सब्जेक्टिव भी करते हैं और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। तो आप टाइम क्या है, कम बच गया है, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी टॉपिक जो है एग्जाम में आए हैं उनको वन लाइन फॉर्म में देखते हुए ऑब्जेक्टिव भी कर लिया जाए। तो उसी थीम के तहत ये वीडियो होगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके सामने, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और एक एक लाइन इसका याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने वन लाइन फॉर्म में थोड़ा सा इसका सब्जेक्टिव भी ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप मतलब समझ रहे होंगे इस बात को। और जो भी न्यू है चैनल से जुड़िए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए, क्वेश्चन दिया था ये, किसने किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी। तो ये कौन थे? चापेकर बंधु थे। अब ध्यान रखिए इसमें क्या किया था, चापेकर वर्ड जो है हटा दिया था, जबकि सबको क्या याद रहता है, चापेकर बंधु। इसलिए आपको एक एक लाइन याद रखना है कि नाम क्या था उनका, दामोदर एवं बालकृष्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है आपके सामने, बंगलार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में, मतलब जब ये 2.0 में आया था तब की बात है, नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो ये कौन से हो जाएंगे, इसके राइटर जो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। साथ में आपको अब ये भी याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का राज्य गान कौन सा है, मतलब पारित किया गया है, तो ये हो जाएगा बांग्लार माटी बांग्लार जल। और ये किस राज्य का राज्य गान है, ये भी पूछा जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक प्रश्न से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, जैसे नीरज चोपड़ा का आपको डिस्टेंस पूछा था, कितने दूर उन्होंने 85.5 जो उन्होंने भाला फेंका था। तो मैंने ये कहा था कि जैसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, तो ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का फिर बन सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो वैसा क्वेश्चन आपने देखा भी था, बीपीएससी 3.0 में आया भी था। ठीक है, और पीछे मेरे वीडियो डाले हैं, उसमें मैंने ऐसा बताया भी था। तो ऐसे ही अगर करंट अफेयर के कुछ स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आप याद रखेंगे। अगला है, बंगाल का विभाजन प्रभावी किस समय हुआ था। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था। अभी हम थोड़ा सा एक एक लाइन फॉर्म में, ये जो है आज का टॉपिक क्या है, बिहार भारत से बाहर क्रांतिकारी और संगठन जो भी हैं वो, और बंगाल विभाजन जो है उसका है। तो चलिए एक एक लाइन याद रखिएगा आप लोग। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो लंदन में की गई थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। कब की गई, तो 1905 में की गई। ठीक है, अगला है, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था। तो ये भीकाजी कामा रुस्तम कामा है, जो जर्मनी 1907 में फैलाई थी भारतीय तिरंगा को सबसे पहले। और इनको जो है हम लोग भारतीय क्रांति की माँ के नाम से भी जानते हैं। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट जो है राजा महेंद्र प्रताप थे। ये कहाँ पे जो है आपका स्थापना किया गया था, ये सरकार का मतलब सरकार बनाई गई थी, तो अफगानिस्तान में बनाई गई थी। तो याद रखना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत की एक अंतरिम सरकार अफगानिस्तान में बनाई गई थी, जिसकी जो प्रेसिडेंट थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे, और प्रधानमंत्री जो थे बरकतुल्ला थे, वो आगे मिलेगा आपको। अगला है, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये हमने देखा ही था, वो डायर को किसने मारा था, 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने जाके मारा था। ये 1919 की घटना के से जो है ये क्या थे, इस पे गुस्सा में थे, क्योंकि इसी ने जो है आपका ऑर्डर का जो देने का जो है ना कि क्या कहते हैं, ऑर्डर पारित कर दिया था कि वहाँ पे जो भी हैं बैठे हुए तो गोली चला दिया जाए। तो वहाँ पे एग्जैक्ट स्थान पे देखा जाएगा तो किसने ऑर्डर दिया था, आर डायर ने दिया था। लेकिन ओ डायर जो था उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और कोई भी जो रूल है पारित कौन करेगा, वही करेगा। तो इसीलिए सरदार उधम सिंह ने जो है जाके 13 मार्च 1940 को लंदन में जो है इसकी हत्या कर दी थी। तो वो भी याद रखना। वैसे मैंने 1919 का घटना जो है पढ़ा दिया, अच्छे से जरूर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बनता है उससे। अगला है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, तो देख लिया हमने, लंदन में की थी। अगला है, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 में संबंधित था।
तो ये है मदन लाल ढींगरा। अब ये आपको ये भी याद रखना है कि कर्नल वायली हत्याकांड कब घटी थी, 1909 में घटी थी, और उससे संबंधित कौन थे, मदन लाल ढींगरा। अगला है वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पे किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को, आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। तो गदर आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, 1913 में हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय भी था, और ये सैन फ्रांसिस्को जो है पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है। अगला है कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है, तो कनाडा से संबंधित है। तो इसमें तो याद नहीं रखना जरूरी है, क से कामा, और कनाडा जो भी है वो भी क से स्टार्ट होता है। तो कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है, तो कनाडा से संबंधित है। ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो याद रखना है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। आप देख लेते हैं थोड़ा सा विदेशी में जो क्रांतिकारी संगठन थे उसके संस्थापक और कब हुई थी, ये भी देख लेते हैं। तो अगला हमने देखा ही था, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है 1905 में हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, है ना। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी, 1907 में, किसके द्वारा, तारकनाथ दास के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1913 में, लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना जो है इसमें सम्मिलित थे। तो याद रखना है, गदर पार्टी में कौन कौन से सदस्य आ जाएंगे आपके, लाला हरदयाल, रामचंद्र, उसके बाद बरकतुल्ला, उसके बाद सोहन सिंह भाकना जो है, ये तो देखेंगे आप, इन्हीं की जो है माथा की उपज थी ये गदर पार्टी जो थी। ठीक है, तो ये कब की बात है, 1913 में। ठीक है, तो ये सन भी याद रखना है आपको। अगला है हिंद एसोसिएशन, 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा स्थापना किया गया था। तो हिंद एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो सोहन सिंह भाकना। कब की गई थी, 1913 में ही। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1915 में। किसके द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, जो अंतरिम सरकार भी इन्होंने बनाई थी अफगानिस्तान में भारत की। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की संस्थापक भी हो जाएंगे राजा महेंद्र प्रताप। और कब की गई थी, 1915 में की गई थी। आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन है, रास बिहारी बोस है। और ये कब किया गया था दोनों, 1942 में। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक दोनों के, मतलब दोनों संस्था के कौन थे, रास बिहारी बोस। देखिए मैं एक एक लाइन एक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, अगला है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, जैसा कि आपने देखा ये क्वेश्चन आया ही था, तो ये देख लेते हैं। चापेकर बंधु जो थे, दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर जो है किससे संबंधित थे, तो लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रैंड की हत्या जो है पुणे में हुई थी ये चीजें। और ये कब घटी थी घटना, 1897 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये घटना जो है लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रैंड की जो हत्याकांड है वो कहाँ पे घटी थी, तो पुणे में घटी थी। और कब की बात है ये, 1897 की बात है, 1897। ठीक है, और उससे संबंधित कौन हो गए, दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो उसमें एम हर्स्ट की जगह ना देके रैंड भी दे सकता है। तो याद रखना है वो कौन कौन थे, एम हर्स्ट और रैंड। अगला है बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कब की थी, 1904 में की थी। उसके बाद जो महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा की गई थी, विनायक दामोदर के द्वारा। कब की गई थी, 1899 में। यानी मित्र मेला के संस्थापक कौन हो जाएंगे, बीडी सावरकर। कब किया था उन्होंने, 1899 में। कहाँ किया था, महाराष्ट्र में किया था। और अभिनव भारत की स्थापना शायद उन्होंने लंदन में की थी, और बाद में नासिक वगैरह में ये किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर ने की थी। ठीक है, अगला है पुलिन दास जो है वे किससे संबंधित है, तो ढाका में जो अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी, यानी कि आपको ये याद रखना है कि ढाका में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है, पुलिन दास। और ये कब स्थापना की गई थी इसकी, 1902 में की गई थी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना ढाका में 1902 में किसके द्वारा किया गया, पुलिन दास के द्वारा किया गया। अगला है श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं एम मदन लाल ढींगरा जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में। तो यानी कि उसमें और भी कौन संबंधित हो जाएंगे, एम मदन लाल ढींगरा भी जो है उसमें संबंधित थे, जो हमने ऊपर में देखा था। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किए थे। अगला है प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर कांड जो है कब की घटना है, तो ये 1908 में है। इससे कौन संबंधित थे, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। और ये किसके प्रयास किया गया था, किसको मारने का, तो ये किया गया था न्यायाधीश जो थे
किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था, लेकिन क्या हुआ था, वे बच गए थे, उनकी बीवी बच्चे जो है मर गए थे। तो याद रखना है कि मुजफ्फरपुर कांड 1908 में घटा था, किंग्सफोर्ड पर ये बम फेंकने की घटना है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। तो प्रफुल्ल चाकी ने डर से क्या किए थे, आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को बाद में क्या की गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। देखेंगे अभी हम आगे। अगला है, रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका था, तो 1912 में फेंका था। और ये कौन सम्मिलित थे इसमें, रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल थे। तो आपको याद रखना है, दिल्ली में प्रवेश करते समय किस पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। कब फेंका गया था, तो 1912 में फेंका गया था। किसके द्वारा फेंका गया था, तो रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा फेंका गया था दिल्ली में। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक एक लाइन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भागना जो है किससे संबंधित है, तो अभी हमने देखा ही था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी, 1913 में की थी। अब जो वो कामागाटा मारू कांड जो कनाडा का मिला था, वो कब घटी थी, तो वो 1914 में घटी थी। ठीक है, तो कामागाटा मारू की कांड जो कब घटा था, 1914 में कनाडा में घटा था। वो तटीय देखेंगे आप अपना आगे अभी मिलेगा कि कैसे जहाज को जो है रोक दिया गया था, इसलिए ये जो है स्टार्ट हुआ था कामागाटा मारू कांड, जिसमें मरे थे बहुत से लोग। अगला है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये किससे संबंधित है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में किसके द्वारा की गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। और काकोरी कांड से भी देखेंगे आप, राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे। और काकोरी कांड भी कब हुआ था, 1925 में हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका HRA है उसकी स्थापना यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई। साथ में ये भी याद रखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी कांड से संबंधित थे, और ये कब हुआ था, काकोरी कांड 1925 में हुआ था। अगला है, सूर्यसेन। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चटगांव षड्यंत्र जो है 1930 में हुआ था, जिसके जो मेन थे वो कौन थे, सूर्यसेन थे। ठीक है, उसमें हथियार वगैरह का जो है मतलब जाके जला उला दिया गया था, हथियार लूट लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको चटगांव षड्यंत्र 1930 में हुआ था, जिसके मेन जो कौन थे, सूर्यसेन थे। ठीक है, अगला है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की गई थी, 1928 में की गई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में की गई थी। अगला है, भगत सिंह किससे संबंधित है, तो सैंडर्स की हत्या से। आप राजगुरु को भी देखेंगे, वो भी संबंधित है। तो सैंडर्स की हत्या 1928, बाद में फांसी भी दी गई थी, देखेंगे आप। तो सैंडर्स की हत्याकांड 1928 में हुआ था, ये कांड जो हुआ था। उसके बाद भगत सिंह जो है केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंके थे। कब फेंके थे, 1929 में फेंके थे। उससे बटुकेश्वर दास भी उनका साथ दिए थे। तो ये भी चीज दिखेगी आपको। तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने में कौन कौन संबंधित है, तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह भी संबंधित थे। और ये कब की घटना है, 1929 की घटना है। अगला ये भी है कि भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी 1929 में ही। ठीक है, तो पंजाब नौजवान भारत सभा से कौन संबंधित थे, भगत सिंह संबंधित थे। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1929 में स्टैब्लिश हुआ था। अगला सैंडर्स की हत्या देखा ही हमने, राजगुरु भी उससे संबंधित थे, 1928 में ये घटना घटी थी। अगला है, बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय विधानसभा में जब भगत सिंह ने बम फेंका था तो उनका साथ इन्होंने भी दिया था, बटुकेश्वर दत्त ने भी। और ये कब की घटना है, 1929 की घटना है। अगला है, जतिन दास ने 64 दिन तक जेल में जो है भूख हड़ताल किया था, और 64वें दिन जो है उनकी 1929 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना है, जतिन दास जो थे 64 दिन का भूख हड़ताल रखे थे, और उनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1929 में हो गई थी। अगला है, उधम सिंह के बारे में हमने देख ही लिया कि उन्होंने सर ओ माइकल की जाके माइकल ओ की लंदन में हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये तो याद ही है, 13 मार्च 1940 को किया था इन्होंने, उधम सिंह ने हत्या। अगला प्रश्न, अगला फैक्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में, यानी कि जो ब्रिटिश वस्तुओं का हम लोग बहिष्कार कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन के समय, तो उसको राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था, तो स्वीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 1905 में, उसी का समय की बात ही है, बंगाल विभाजन के समय की। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय नीति के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को 1905 में स्वीकृत कर दिया गया था। अगला है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन। HW नेविंसन जो है किस आंदोलन से जुड़े थे, तो ये स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े थे।
अगला है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में जो विभाजन है वो प्रभावी हो गया था, तो उस दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सुझाव दिया कि इन्होंने अलग किया है लेकिन आप लोग क्या करो, एकता दिखाओ, तो उन्होंने राखी दिवस के रूप में है जो मनाने का सुझाव दिया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस किस दिन मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और किसने ये सुझाव दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सुझाव दिया था। साथ में उसी दिन जो है शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। अगला है, अब ये जो 1905 था उसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उस समय। तो उस समय क्या हुआ था, कृषक और मुसलमान वर्ग जो थे उन्होंने विशेष समर्थन प्राप्त नहीं दिया था, मतलब उन्होंने समर्थन जो है विशेष रूप से नहीं किया था। कौन कौन, कृषक तथा मुसलमान वर्ग। ठीक है। अगला है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो अब ये भी याद रखना है आपको कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल जो है किस लिए था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है किस लिए स्थापित किया गया था, तो ये जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को क्या करना, पुनर्जीवित करना, जो विलुप्त हो रही थी उसको क्या करना था, फिर से जीवित करना था। तो इसके जो आपके संस्थापक थे वो कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालीन कारण क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन जो था स्टार्ट ही हुआ था किसके प्रतिक्रिया में, जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है। अगला है, बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, कि हम लोग ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, तो सबसे पहले जो ये माथा में किसी के आया था तो वो थे कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है। और इन्होंने जो है 1905 में ही बंगाल पत्रिका संजीवनी, यानी कि बांग्ला पत्रिका थी संजीवनी, उसके ये संपादक भी थे कौन, कृष्ण कुमार मित्र। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सबसे पहला जो सुझाव था वो किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, और ये बांग्ला पत्रिका संजीवनी के भी संपादक है। अगला है, स्वदेश बांधो समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, स्वदेशी बांधो समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। अब आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो आगे चलकर क्या हुआ था 1971 में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। ठीक है। तो याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अमार सोनार बांग्ला की है जो गीत की रचना की थी। ठीक है। और ये कब किया था उन्होंने, स्वदेशी आंदोलन के समय किया था। वंदे मातरम भी देखेंगे आप, रविंद्रनाथ टैगोर की ही है जो राष्ट्रगीत है। अगला है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, ध्यान रखना है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुआ था, स्वदेशी आंदोलन को उसी में क्या किया गया था, समर्थन मिला था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, और इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की भी जो है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना की थी। कब की थी, 1905 में ही किया था। तो 1905 इनसे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन्होंने बनारस अधिवेशन भी कांग्रेस का अध्यक्षता की थी, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, और उसी में जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है समर्थन मिला था। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये थे प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, चाकी नहीं है, ये प्रफुल्ल चंद्र राय है, याद रखिएगा। तो उस समय क्या हो रहा था, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जा रहा था, तो इसीलिए जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। ठीक है, कब किया था, स्वदेशी आंदोलन के समय, क्योंकि उसी समय विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया जा रहा था, चरम सीमा पर था। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन, जो 16 अक्टूबर 1905 को उसने प्रभावी किया था जो बंगाल विभाजन, उसको कब रद्द किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया था। कब, 1911 में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन को कब किया गया, जो प्रभावी था उसको किसके काल में, लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में रद्द किया गया था। ठीक है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक, यानी कि स्वदेशी आंदोलन में क्या हो रहा था ना, कि बहिष्कार किए जा रहे थे, विदेशी वस्तुओं को, कपड़ों को जलाए जा रहे थे, तोड़े फोड़े जा रहे थे विदेशी वस्तुओं को। तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने है कहा था कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है, तो इसीलिए इनको स्वदेशी आंदोलन का आलोचक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो समर्थक थे, रविंद्रनाथ टैगोर जो है पूर्व व पाश्चात्य मध्य एक बेहतर संबंध बनाने के समर्थक थे, कि आप लोग पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध जो है स्टैब्लिश करें।
तो याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर समर्थक किसके थे और आलोचक क्यों थे ये स्वदेशी आंदोलन के, क्योंकि इन्होंने जो कपड़े जलाए जा रहे थे जिसका महात्मा गांधी ने भी एक तरह से सपोर्ट किया था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। अगला है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन लगाया किसने था? कर्जन ने, लेकिन उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ करता था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर हुआ करता था। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का उस समय कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला है स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है द बंगाली पत्रिका के संपादक हैं और ये कब प्रचार प्रसार किए थे? स्वदेशी आंदोलन के समय किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। इसमें भी फैक्ट कुछ कुछ लिए गए हैं, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया तो मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव के थॉट पे ही आपको सारे सब्जेक्टिव मिल जाए। ठीक है, समय कम है इसलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला ऑब्जेक्टिव जो है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? अभी हमने देखा था 1905 में, किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, है ना। तो थोड़ा सा अब इसमें डिटेल देखेंगे, क्योंकि देखिए और भी चीजें मिलेंगी आपको। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा है उन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। और वहां से क्या है, एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट यानी कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था इंडिया हाउस से। ठीक है, लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से कहाँ को चले गए थे? पहले पेरिस गए, वहां से फिर अंततः उन्होंने वो जेनेवा चले गए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बाद में वो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। एक एक लाइन आपको याद रखना है कि जो इंडिया हाउस है उसके संस्थापक कौन थे? आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा ही थे। और इंडिया हाउस ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, समाचार पत्र? तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो हमने देखा ही 1905 लंदन में किया था इन्होंने, है ना। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। देखिए अगर स्पीड कम लगता हो तो आप स्पीड बढ़ा के देखें, लेकिन इस क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं इसमें एक एक प्रश्न याद करना है आपको। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप देखे ही थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था स्थापना लंदन में। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गदर पार्टी जो है 1913 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? लाला हरदयाल द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन वो संस्था जो है पहले से चल रही थी, वो किसके द्वारा चल रही थी? देख लेते हैं आगे। 1913 में सोहन सिंह भाकना, अब यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना है, सोहन सिंह भाकना ने कौन सी संस्था चलाई थी? एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, या उसी को हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम के संस्था थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने की थी। इसी संस्था ने क्या किया था? गदर नामक एक अखबार निकाला था। ठीक है, जिससे इस संस्था का नाम जो है चेंज होके क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। तो अगर माना जाए तो शुरुआत में जो स्टार्टिंग देखी जाए तो गदर पार्टी के रियल संस्थापक कौन हो जाएंगे? सोहन सिंह भाकना, क्योंकि वही जो है उस उन्हीं के द्वारा जो संस्था एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट स्थापना की गई थी, उसी का नाम बदल के क्या किया गया था? गदर पार्टी। तो अगर ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना रहते हैं तो पहली प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। उसके बाद लाला हरदयाल जो है इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक प्रदर्शक हुए, मन आगे चलाने वाले हुए। तो सोहन सिंह भाकना नहीं थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? हरदयाल हो जाएगा उसमें। अगला है, निम्नलिखित में से गदर पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन में कौन है? लाला हरदयाल, तो यही हो जाएंगे। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमने देख ही लिया कि 1913 में हुई थी। ठीक है, अगला है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो कौन हो जाएंगे नेता? लाला हरदयाल हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो अब इसमें भी याद आपको रखना है कि पहला सभापति कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लाला हरदयाल है दिए हुए, तो लाला हरदयाल हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इनके बारे में। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा ने के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नामक पत्र भी निकालती थी। तो हिंदुस्तानी गदर नामक एक पत्र भी निकालती थी।
और उसके बाद जो ये हिंदुस्तानी गदर यानी गदर पत्रिका जो थी वो किस किस भाषा में प्रकाशित होती थी, तो उर्दू, गुजराती, पंजाबी में जो है प्रकाशित होती थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सिंह भाखना थे। देखिए जब अध्यक्ष कौन बने थे आपके, सरदार सोहन सिंह भाखना बने थे। ठीक है, अगला है गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। तो हमने उस समय जो वन लाइनर फैक्ट दिखाया था तो बताया था मैंने कि एक एक लाइन आपको याद रखना है। जैसे देखेंगे लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्ला जो है वो भी संबंधित थे और सोहन सिंह भाखना भी थे, लेकिन खुदीराम बोस जो है ये संबंधित उससे नहीं थे। ठीक है ना, अब देख लेते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये भी याद रखना कि इसका उद्देश्य क्या था, पराधीन भारत को यानी कि अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का उद्देश्य था। ठीक है, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन हो जाएगा। इसके बाद इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। तो कौन गठित किया था इसको, तो अमेरिका में और कनाडा में जो भारतीय जो थे उन लोगों ने यह इसे गठित किया था। पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। उसके बाद लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक बने यानी कि आगे चलाने में। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। रुकेंगे यहीं पे, ये पूछा जा सकता है कि 1908 में जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था तो उसमें किसके पत्नी और पुत्री मारे गए थे, तो कैनेडी के मारे गए थे, जो क्या था वो भारत से जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उससे हमदर्दी रखता था। ठीक है, अब अगला देखेंगे कि प्रफुल्ल चाकी ने फांसी लगा लिया था, जबकि खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को, याद रखना है 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। जब खुदीराम बोस की जो आयु थी वो 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी, यानी कि 8 8 दिख रहा है आपको, 18 वर्ष 18 माह, सॉरी 18 वर्ष 8 माह 8 दिन था। तो खुदीराम बोस उसमें नहीं थे संबंधित, ये तो ऑप्शन में था। ठीक है, अगला है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी, ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, जो पश्चिमी अमेरिका है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला है गदर पार्टी क्या था, इसीलिए मैंने बोला था कि उद्देश्य याद रखिएगा। तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था या संघ था जिसका प्रधान कार्य क्या था, सैन फ्रांसिस्को में था, यानी कि मुख्यालय कहाँ हो जाएगा गदर पार्टी का, सैन फ्रांसिस्को में। अगला है गदर पार्टी का मुख्यालय था, तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था, तो ये पश्चिमी अमेरिका हो जाएगा। अगर महाद्वीप देश से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी अमेरिका है इसका आंसर। ठीक है, तो उसी के बारे में ये दिया हुआ है कि दौरान सक्रिय रहने वाले गदर, कब ये सक्रिय था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय 1913। ठीक है, क्रांतिकारियों का आधार स्थल जो है उत्तरी मैदान का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित था। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगर कहा जाए कि महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप का तो किस भाग में था, तो वो उत्तरी भाग में हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा पश्चिमी अमेरिका। ठीक है, अगला है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो है शुरू होना था। देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया था, उन्हें क्या किया था, उत्तेजित किया था। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके को कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ भी उठाया। गदर क्रांतिकारियों वे सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया था। ठीक है,
क्योंकि हुआ नहीं था इसलिए प्रयास लिखा गया। अगला है, निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति था जिसने विदेश गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, यानी कि अंतरिम सरकार की स्थापना की थी अफगानिस्तान में? तो वो कौन थे? महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, अब उनके बारे में देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान यानी 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार अंतरिम सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप जो थे खुद क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे, और बरकतुल्ला को क्या बना दिया था? उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। तो पूछा जाए कि अफगानिस्तान में जो भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनी थी उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला थे। और प्रेसिडेंट कौन थे आपके? महेंद्र प्रताप थे। और इसे जर्मनी तथा रूस ने क्या किया था? मान्यता भी दे दिया था। तो किस किस ने दिया था? जर्मनी तथा रूस ने क्या किया था? अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार को ऑफिशियली मान्यता भी प्राप्त कर दिया था। ठीक है, अगला है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह अफगानिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान, हमने देखा ही। अगला है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है उसकी अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, यानी अंतरिम सरकार बनाया गया था अफगानिस्तान काबुल में। अगला है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो ये भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। अब इनके बारे में डिटेल से आप एक एक लाइन याद रखेंगे जो भी मैं पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। तो कहाँ कहाँ से किया था उन्होंने? यूरोप एवं अमेरिका से संचालन किया था। वर्ष 1907 में इन्होंने, अब यहाँ पे एक चीज लाइन याद रखना है, वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में पड़ता है जो कि अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था। इस लाइन को एक बार और पढ़ूंगी। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था। ये याद रखना है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की थी। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बंबई लौट कर आई। उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। तो याद रखिएगा, जो मैडम भीकाजी कामा थी उनका मृत्यु कब हुआ था? 1936 में। ये 75 वर्ष, तो 1936 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और कितने वर्ष की अवस्था में? 75 वर्ष की। कहाँ पर? तो बंबई में हुआ था। उसी वर्ष इनका देहांत हो गया। वह भारत की क्रांति की माँ कही जाती हैं। भारतीय क्रांति की माँ के रूप में भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है, याद रखना है। ठीक है, अगला है, मैडम भीकाजी कामा के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कर लेते हैं, देखते हैं। मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस दिया है, पेरिस नहीं स्टुटगार्ट जर्मनी में आयोजित किया हुआ था, जिसमें इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज उड़ाया फहराया था। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, मैडम कामा यानी भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी। ये बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा जो थी, दादाजी नौरोजी जो थे, उनको कौन नहीं जानता, वयोवृद्ध पुरुष, उनकी जो है ये निजी सचिव भी रही हैं। मैडम भीकाजी कामा माता पिता क्या थे? वो पारसी थे, और ये भी एक पारसी ही थी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 जो है आपका सही है। चलिए, उनके बारे में थोड़ा सा ये दिया है तो देख लेते हैं। उनकी डिटेल दिया है कि जन्म कब हुआ था। तो मैडम भीकाजी कामा का जन्म जो है 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता जो थे पारसी थे। सोराबाजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। अच्छा, ये मैडम भीकाजी कामा थी, उनके पिता का नाम क्या था? सोराबजी फ्रॉमजी पटेल। ठीक है, सोराबजी फ्रॉमजी पटेल। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा के द्वारा हुआ था, से हुआ था। मतलब उनके हस्बैंड कौन थे? रुस्तम के आर कामा। ठीक है, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी सेवा की थी। सेवा प्रदान किया था। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्ध
बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हुई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी, यानी कि डेट भी अब दे दिया है यहाँ पे, 22 अगस्त को 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था, यानी कलकत्ता में जो झंडा यूज किया जा रहा था उसी का क्या था, ये परिवर्तित रूप था। अतः पहला जो था वो गलत हो जाएगा, और ये कहाँ की थी, जर्मनी में की थी। ठीक है, तो उसका आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाए या माँ कहा जाए, जो जन्म देती है उसे माँ कहते हैं या जननी कहते हैं, तो ये कौन हो जाएंगी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया था, तो हमने देखा ही भीकाजी कामा हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो इन्होंने कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ट 1907, कहाँ पे, जर्मनी में। स्टुटगार्ट कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, तो वही चीज हो जाएगा आपका स्टुटगार्ट। कहीं कहीं जर्मनी लिख देता है, कहीं कहीं स्टुटगार्ट लिख देता है, तो दोनों नाम याद रखना है आपको। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी, तो आपको पता ही है इंग्लैंड में जाके कौन मारे थे, उधम सिंह मारे थे, और ये कौन थे, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, अब उनके बारे में देख लेते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। धातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था, 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्र संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली, यानी करजन वायली हत्याकांड हमने देखा ही था, तथा कवास लल्लकका को गोलियों से भून दिया था। अब आपको याद रखना है कि उसके साथ साथ कौन था, बीपीएससी ऐसे टर्म ढूंढती है, तो कर्जन वायली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसमें अब वो डाल देगा कवास लल कका को गोली किसने मारी थी, कहाँ मारी थी, लंदन में मारी थी। तो किसने मारा था, मदन लाल ढींगरा ने मारा था। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, करजन वायली और कवास लल्लका को गोली से मारा था। फलता उन्हें क्या हुआ, फांसी की सजा दे दी गई। और उधम सिंह को तो हमने देख ही लिया, जलियांवाला बाग में हत्याकांड से वो उन्होंने क्या किया था, एक संकल्प लिया था, और उसको जाके उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन में ओ डायर को मारकर उन्होंने अपनी संकल्प पूरा की, और उन्हें बाद में क्या हुआ, फांसी दे दिया गया था। ये मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए हमारे चैनल पे जो है ना, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही वीडियो डाले हैं, फालतू कोई भी टॉपिक नहीं डाला है। एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है, तो आप जरूर वीडियो जो भी डाले हैं वो देखिए। अगला है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, तो अभी देखा हमने, मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। अगला प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा एवं एम बरकतुल्ला बीबीएस अय्यर और एम एन रॉय में क्या समानता थी, तो ये इनमें क्या समानती थी, सब एक क्रांतिकारी थे, और ये किसके लिए लड़ रहे थे, ये भारत से बाहर विविध देशों में क्या करते, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो देख लेते हैं, क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्रता, ये नहीं होगा। आपका, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि वे भारत से बाहर विविध देशों में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। इन लोगों में यही समानता थी। ठीक है, दिया ही है। मैडम भीकाजी कामा एम बरकतुल्ला बीबीएस अय्यर और एम एन रॉय क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेश में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रखे थे, यानी कि बजा रहे थे, यानी कि संचालित कर रहे थे। अगला है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, देखिए ये 1904 है अभिनव भारत की स्थापना। अब 1906 में, तो देखते हैं आगे डिटेल भी होगा। विनायक सिंह दामोदर हो जाएंगे आपके, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है, विनायक सिंह दामोदर। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, यानी बीडी सावरकर ने। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, धातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था जो है इंडिया हाउस थी। तो याद रखना है, विदेशी धरती पर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था में से कौन एक था, ये था इंडिया हाउस। ठीक है, याद रखना है, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है
कि सब विदेशी धरती पर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी, तो इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, हमने देखा ही था 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बप्पत यानी कि पीएम बप्पत तथा लाल हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। ठीक है, अगला है कामागाटा मारू क्या था, नहीं कामागाटा मारू उसके बारे में बताना है। तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था, जलपोत था, यानी एक जहाज था जो कनाडा की यात्रा पे निकला था और बाद में क्या हुआ था, उन्होंने रोक दिया था, तो वहीं पे जो है ये घटना घटी थी 1914 में। तो देख लेते हैं, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उसे, अब याद रखिएगा गुरदीप सिंह जो है उनको भी याद रखना है आपको, गुरदीप सिंह जो थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने क्या किया था, किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कितने यात्री उसमें बैठे थे, तो 376 लगभग बैठे थे, और ये कहा यो जलपोत था वो किधर को प्रस्थान हो रहा था, तो कनाडा के बंदरगाह से वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया जा रहा था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से क्या किया, रोक दिया। ठीक है, तो ये घटना भी आपको याद रखना है और ये गुरदीप सिंह को भी आपको याद रखना है। और ये कब की घटना है, 1914 की घटना है। अगला है कामागाटा मारू जो है प्रसिद्ध था, क्या प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था, तो ये एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध था जो गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था, 376 लोगों को उसमें बिठाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे, तो अभी देखा हमने ये कौन हो जाएंगे, बाबा गुरदीप सिंह हो जाएंगे, गुरदीप सिंह। ठीक है, तो कौन हो गए, बाबा गुरदीप सिंह, इन्होंने ही भेजा था ना किराए पे लेके। अगला है कामागाटा मारू क्या था, तो ये क्या था, एक जहाज था या जलपोत उसी को कहेंगे। देख लेते हैं, कामागाटा मारू जो है, कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। कहाँ का था ये, जापानी समुद्री जहाज था जिसपे पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण, तो क्यों रोका गया था, क्योंकि उस समय जो है कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों के लिए संबंधित जो है कानून चलाए जा रहे थे, जिसके कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। आज भी देखेंगे भारतीय जो है कनाडा में बहुत मिलेंगे आपको। अगला है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो हमने देख ही लिया था, रास बिहारी बोस थे। ठीक है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक एक लाइन याद रखिएगा। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से लेके 30 मार्च यानी 28 या 30 मार्च मतलब इसी के बीच 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। कहाँ किया था इन्होंने, टोक्यो में। और 14 से लेके 23 जून के बीच 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया था। इसमें निमंत्रित किसको किया गया था, सुभाष चंद्र बोस को। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो है स्थापना की थी। तो ये सम्मेलन कहाँ हो रहा था, बैंकॉक में हो रहा था, बैंकॉक। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ, तो अब देख लेते हैं हड़पनाती। अब यहाँ पे सबसे बाद में क्या होगा, आपको बंगाल का विभाजन होगा, क्योंकि आपको पता ही है ये 1793 हो जाएगा, हड़प नीति 1856 हो जाएगा, सहायक संधि वगैरह सब पहले ही हो गए थे, तो बंगाल का विभाजन जो है सबसे बाद में होगा। वही चीज आपको दे दिया है यहाँ पे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा जो है 1798 से लेकर 1805 में जो वो उसका कार्यकाल बता रहा है, ये भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1838 से लेकर 56 के बीच रहा, 1856 में उसने हड़प नीति को जो है लागू कर दिया था, तो वो भी आप देख लिए। उसके बाद 1905 में जो है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1905 बंगाल विभाजन सबसे लास्ट में हुआ था। अगला है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था, तो आपने देखा ही है बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन के रूप में चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो वही देख लेते हैं।
ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। अब आपको यहाँ याद रखना है 19 जुलाई होना चाहिए यहाँ पे। ये चीज देखिएगा आप, मेरे ख्याल से 19 जुलाई है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की क्या की घोषणा की थी उन्होंने। 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। आप जरा सा इस वाले टर्म को जो है आप जरूर देखेंगे, क्योंकि 19 जुलाई 1905 को है जो विभाजन, बंगाल विभाजन जो है घोषणा की गई थी। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 क्यों फेमस है और क्यों जाना जाता है। तो हमने देखा ही क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन जो है उसी दिन से प्रभावी हुआ था। अगला है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होगा, आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा। अगला है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो घोषणा देखिए यही वाला है, कह रही थी मैं, 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और प्रभावी कब से हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और ये आपका स्वदेशी आंदोलन का स्टार्टिंग डेट है 7 अगस्त 1905, ठीक है। देख लेते हैं बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ लेखकों द्वारा वही है 1905 दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा ने भी अपनी प्रारंभिक उत्तर कंजन में क्या दिया था 19, उसने भी 20 जुलाई माना था। अच्छा, इस चीज को जरूर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। अगला है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। 1905 में कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन का ये कार्यकाल दिया है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक वो रहा था। तो 1905 में उसने क्या किया था, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। उसके बाद यही फिर दे रहा है 20 जुलाई 1905 को तथा 16 अक्टूबर को ये क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। और ये ध्यान याद रखना है आपको कि 1911 को दिल्ली दरबार जो हुआ था उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और उस समय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। अगला है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो यही हो जाएगा कर्जन। और रद्द करने वाला कौन हो जाएगा, तो हार्डिंग। अगला है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था आपका सर एंड्रयूज फ्रेजर। देख लेते हैं सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से लेकर 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किए थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो याद रखिएगा बंगाल में बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वही चीज दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था, निष्ठुर बर्बादी बताने वाले थे, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो ये कौन हो जाएंगे, RN टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है यही चीज दिया है उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व ईस्ट एवं वेस्ट सभ्यता के मध्य ये चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट का जो सभ्यता है उनके बीच एक समन्वय बने, यानी कि संबंध जो है स्थापित हो और एक दूसरे से सीखने को, मतलब उनकी अच्छी गुणें हैं वो अपनाए और इनकी अच्छी गुण जो है वो अपनाए, रविन्द्रनाथ टैगोर ये चाहते थे। अगला है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये संजीवनी के संपादक भी थे और ये कौन थे, कृष्ण कुमार मित्र, उन्हीं के बारे में दिया है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। अगला है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था आपको 1899 में, सॉरी 1905 में अपनाया गया था, 1899 नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं
लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो याद रखिएगा कब किया गया था, ये 1905 को किया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। क्यों किया गया था, देखिए वो तो उनका जो मेन रीजन था, उन्होंने बताया ये था कि प्रशासनिक सुविधा में दिक्कत आ रही है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मुख्यतः रीजन था, अंदर जो उनका सोचना था, वो था हिंदुओं और मुसलमानों को फूट डालो वाली काम करना था उनका। ठीक है, पर उन्होंने रीजन क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, मतलब कि हम जो है प्रशासनिक सुविधा की वजह से हम जो है बांट रहे हैं। ठीक है, तो ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को मतलब सिंहासन से हटाना था तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। साजिश रची जाती थी। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में इन्होंने क्या सोचा था कि बांट देंगे, हमें प्रशासनिक में दिक्कत हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वो चाहते थे फूट डालना। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो अब पता ही है आपको क्या क्या किया था उन्होंने, बाइकआउट किया था, बहिष्कार किया था, असहयोग आंदोलन नहीं होगा, स्वदेशी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा भी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला है, देख लेते हैं उसके बारे में भी। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरुद्ध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई 7 अगस्त 1905 को, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। तो अब ये भी पूछा जाएगा, कलकत्ता में टाउन हॉल जो हो रहा था उसकी अध्यक्षता, टाउन हॉल में जो सेमिनार हो रहे थे उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की, विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जो है जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, तो उसी दिन शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया और टैगोर की जो है सुझाव पर राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। यह दिवस राष्ट्रीयवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। टैगोर के शांति निकेतन तर्ज पर, अब ये भी याद रखिएगा, शांति निकेतन किसका था, टैगोर का था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो शांति निकेतन के तर्ज पर ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्र विद्यालयों की स्थापना की गई, यानी शिक्षा पे भी काम हो रहा था। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। अब यहाँ से आपको एक चीज और याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था, अगस्त 1906 में। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया, तो यानी कि उसमें क्या कहा गया कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मशक्ति बनो। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय व स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन भी याद रखिएगा से संबंधित 4 प्रस्ताव क्या किए थे, पारित किए थे। कब किए थे, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन को चलाए थे। 1920 में के नागपुर अधिवेशन में सी आर दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। तो ये किसके बारे में, असहयोग आंदोलन की बात है, ये 1920 की बात है, ये मैंने पढ़ा भी दिया है। अगला है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए, तो ये कब अपनाए गए थे, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था उसमें। अगला है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, तो जो बंगाल विभाजन है वो प्रभावी हो गया था, इसी वजह से जो है आपका क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया जाना। देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल तथा लाल लाल लाजपत राय थे। ये कब सब क्या थे, ये उग्रवादी थे। ठीक है, लाल बाल पाल आपने देखा होगा, उग्रवादी में एक अरविंद घोष भी आते हैं। ठीक है,
ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके क्या थे, विरुद्ध थे। तो याद रखिएगा ये लोग क्या थे, उग्रवादी थे, और ये उदारवादी आप लोग पता ही है, महात्मा गांधी वगैरह थे, दादा भाई नौरोजी वगैरह, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग थे। अगला है प्रश्न, बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो ये दोबारा विभाजित हुआ, ये होगा कि दोबारा ये कब रद्द कर दिया गया था, तो ये 1911 में जो है आपका रद्द कर दिया गया था। ठीक है, देख लेते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत के आगमन पर, तब ये भी याद रखना है 1911 में जो है जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जो है भारत के आगमन पर आए थे। उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया गया था। तो कब बनाया गया था कलकत्ता की जगह दिल्ली को, 1911 में। ठीक है, की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो उस समय क्या होते थे, रियासत और प्रांत ही बस हुआ करते थे। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। अच्छा, बंगाल से, राइट, उड़ीसा और बिहार जो है एक साथ क्या हो गए थे, अलग हो गए थे उसी समय 1911 में। और बाद में 1936 में आप देखेंगे उड़ीसा भी बिहार से क्या हुआ था, अलग हो गया था। तो उसका जो आंसर है वही होगा, 1911 में भी है। दूसरी बार जो है उसका विभाजन भी हुआ एक तरह से, और बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था। ठीक है, इसके अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, अगला है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब तक बना रहा। तो वही 1911, जब तक जॉर्ज पंचम और रानी जो मैरी थी वो जब तक नहीं आए थे। उनके आने के बाद दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, इसको रद्द कर दिया गया था। अगला है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष रद्द होगा, 1911 को होगा, दिल्ली में। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने उसको लिया। अगला है भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया, यानी कि 1911 में रद्द कर दिया गया तो फिर से एकीकृत हो गया। अगला है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएंगे आपके चिदम्बरम पिल्लई। तो इन्होंने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। देख लेते हैं। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में, तथा चिदम्बरम, तो अब यहाँ याद रखना है कि आपको सैयद हैदर रजा जो है उन्होंने दिल्ली में किया था इसका नेतृत्व, और चिदम्बर पिल्लई किस कहाँ किए थे, मद्रास प्रेसिडेंट में किए थे। ठीक है, तो ये जो आपके नेतृत्व करता है इनको भी याद रखना है आपको। और वही आपके लाला लाजपत राय कहाँ करेंगे, पंजाब और उत्तर प्रदेश में करेंगे। ठीक है, और तिलक ने कहाँ कहाँ किया था, बम्बई और पुणे में किया था। ठीक है, और बंगाल में किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो यही चीज आ गया अभी फिर से, सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा था। तो हमने देखा ही था कि कृषक और मुसलमान वर्ग जो थे वो थोड़ा सा क्या किए थे, इससे तटस्थता बना लिए थे, मतलब थोड़ा सा दूरी बना लिए थे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 और 3। उसी के बारे में देखिए दिया है। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। उसके बाद तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लिए जाना। ठीक है, तो याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको फिर से पढ़ा। उसके बाद किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो थे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो हमें पता ही है वंदे मातरम आपका जो है स्वदेशी आंदोलन में जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो देख लेते हैं उसके बारे में भी।
16 अक्टूबर को 1905 को क्या होता है, आपका बंगाल विभाजन हो जाता है, फिर शोक दिवस मनाया जाता है उसी दिन, फिर राखी दिवस मनाया जाता है, घरों में चूल्हा नहीं जलता है, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई, जनता ने जुलूस निकाला, सवेरे जत्थे लोग माने भीड़ की भीड़ कहेंगे, इकट्ठे इकट्ठे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन के शीर्षक गीत बना। लोगों ने इस एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी और यह जताने की कोशिश की कि बंगाल को बांटकर अंग्रेजों की उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते, यानी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में जो बांटा जा रहा था उसी के विरुद्ध में इन लोगों ने दिखाया था। अगला है प्रश्न, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। लियाकत हुसैन ने बरिशाल मुस्लिम किसानों के आंदोलन में, यही स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, मतलब ए हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था, तो आपको याद रखना है कि 1889 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किया गया था। अभी हम देख ही लेते हैं इसके जिसको इसका डिटेल दिया होगा ना, नहीं दिया है, तो चलिए वो लाइन जो है वो आपको सब याद रखने हैं, तो एक बार और भी पढ़ लेते हैं। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी, जिसके प्रधानाचार्य कौन बने थे? अरविंद घोष बने थे, ठीक है। उसके बाद टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो ये याद रखना है कि 1889 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा योजना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। उसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना भी 1906 में की गई थी, जिसके प्रधानाचार्य कौन बने थे? अरविंद कुमार घोष बने थे। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगला है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। देखिए जो अपने वो मुसलमान थे, पूरी तरह समर्थन नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी समर्थन मिला था थोड़ा बहुत, ठीक है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीरथी निभाई थी, बिल्कुल सक्रिय भागीदारी दिए थे इन्होंने। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यह बंगाल तक ही सीमित रहा नहीं, अभी देखा हमने मद्रास में भी गया था ये, जिसको चिदम्बर पिल्लैये ने जो है अपना नेतृत्व किया था। उसके बाद बंगाल, पुणे, ये सब में गया था, महाराष्ट्र, पुणे सब में, उत्तर प्रदेश वगैरह सब में फैला था, ठीक है। तो ये बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों में के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बरिशाल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहर के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका परिचय क्या किया था, प्रचार किया था, ठीक है। तो ये बरिशाल को भी जरा सा आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, तो बिल्कुल जब विदेशी हटेंगे तो स्वदेशी सामान बिकेगा, तो ये बिल्कुल सही है। स्वदेश आंदोलन में एक अव्यय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई थी 1906 में, तो देखा ही हमने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक एवं दो जो है दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए वही चीज दिया है। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकार तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी तथा हथकरघा उद्योग, रेशम, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि का इसमें व्यापक रूप से प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी क्या है, गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, जो शिक्षा परिषद घटक मतलब स्थापित की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को क्या करना, बल देना। अब देखिए ये वाला है, तो ये ब्रिटिश पत्रकार जो थे H.W. नेविन्स जो थे, किससे जुड़े थे, तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी, सॉरी सी हो जाएगा इसका, क्योंकि ये अवज्ञा दिया। स्वदेशी आंदोलन से क्या थे, ये जुड़े हुए थे, नेविन्सन जो थे।
अब वो क्यों जुड़े थे देख लीजिए। ब्रिटिश पत्रकार, ये ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविन्सन, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। तो द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक को संपादित किसने किया? तो ये H.W. नेविन्स ने किया था। याद रखना है, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया बुक जो था उसको संपादित किसने किया था? H.W. नेविन्स ने किया था। अगला है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने देख लिया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। वही चीज अभी दिया हुआ है इसमें कि उन्होंने 1907 में अपने बड़े भाई गगेंद्र नाथ, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई कौन थे? गगेंद्र नाथ थे। उनके साथ मिलकर जो है अपने इन्होंने इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला यानी प्राचीन कला एवं मूल्य को पुनर्जीवित करने का, यानी कि जो विलुप्त हो रही थी इसको फिर से प्रोत्साहित किया गया। आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। चलिए, इस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव थे यही खत्म होते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी अच्छे टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो एग्जाम के लिए 3.0 के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए वीडियो को, ताकि जो है लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।